स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो चलिए सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें क्या क्या सब टॉपिक डिस्कस करना है। देन फिर हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें 3 सब टॉपिक्स डिस्कस करना है। फर्स्ट जो सब टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और ये फंक्शन कैसे करता है। पहले हम इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे। देन सेकंड जो सब टॉपिक है हमारा, उसमें हम ये समझेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की नीड क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्यों पिक्चर में आया, इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज क्या है। ठीक है, इसके यूज को समझेंगे, इसके एप्लीकेशन को समझेंगे सेकंड सब टॉपिक में। और जो थर्ड सब टॉपिक होगा हमारा इस टॉपिक में, उस पर हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के स्ट्रक्चर और फंक्शन को। इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर एक प्लैटिनम की वायर होती है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, ये यहाँ पर एक प्लैटिनम की वायर होती है। और ये प्लैटिनम वायर जो होती है ये कवर्ड होती है आपके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, ट्यूब लाइक ग्लास के स्ट्रक्चर से ये कवर्ड होती है। नीचे से ये प्लैटिनम वायर आकर के जुड़ी होती है प्लैटिनम फॉइल से। किससे जुड़ी होती है? प्लैटिनम फॉइल से। ये फॉइल है, प्लैटिनम का फॉइल है, प्लैटिनम फॉइल से ये वायर यहाँ पर आकर के जुड़ी रहती है। उसके अलावा इसी प्लैटिनम फॉइल में जो होते हैं वो कुछ फिनली डिवाइडेड, आपके फिनली डिवाइडेड प्लैटिनम लगे होते हैं। ये फिनली डिवाइडेड प्लैटिनम क्या होता है? फिनली डिवाइडेड प्लैटिनम की अगर हम बात करें तो इसको जनरल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि प्लैटिनम का पाउडर होता है। ठीक है, प्लैटिनम के पार्टिकल्स इसमें प्लैटिनम की फॉइल पे ऊपर से क्या होते हैं, थोड़े से चिपके हुए होते हैं। ठीक है, तो प्लैटिनम की वायर है और वो जाकर के फॉइल से जुड़ी है, फॉइल पे लगा हुआ है क्या? फिनली डिवाइडेड प्लैटिनम। तो ये हमारा एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगा होता है वायर और फॉइल के फॉर्म में। ठीक है, उसके अलावा इसके स्ट्रक्चर में और क्या होता है? उसके अलावा इसके स्ट्रक्चर में ये इसी इलेक्ट्रोड के, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के चारों तरफ ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला पूरा, ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर आपकी एक ग्लास की ट्यूब लगी होती है। ग्लास की क्या लगी होती है? पूरी कंप्लीट ट्यूब लगी होती है। इस ट्यूब में यहाँ पर ओपनिंग होती है, जिससे क्या किया जाता है, इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को 1 बार प्रेशर पर फिल कर लिया जाता है। ठीक है, आगे उसका क्या यूज होगा वो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन गैस को 1 बार प्रेशर पे फिल कर लिया जाता है। उसके अलावा इसके स्ट्रक्चर में और क्या है? उसके अलावा इसके स्ट्रक्चर में आपका एक बीकर है। इस बीकर में जो होता है फिल कर लिया जाता है 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन वाला HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये इतनी चीजें इसके स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये काम कैसे करता है ना। अब आप देख सकते हैं कि इसी में बीकर में HCl फिल है और इसी HCl में इस प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड को और इस ट्यूब को, आपके ग्लास ट्यूब को इसी में डिप कर लिया गया है। अब डिप तो कर लिया गया है, अब इससे प्रोसेस क्या स्टार्ट होगी, कैसे ये काम करना शुरू करेगा, समझते हैं। देखिए, यहाँ से जब हम हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, ये आपके कांटेक्ट में आता है किसके? प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड के, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आता है। तो जब आपका हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आता है तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो कि यहाँ रिड्यूस्ड फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर हो जाता है प्लैटिनम के कांटेक्ट में आने पर इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, और ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है H+ आयन में। अब जो H+ आयन बनेगा वो जाएगा कहाँ? वो जाता है इसी प्लैटिनम को, इसी इलेक्ट्रोड को क्रॉस करके ये H+ आयन यहाँ पर आता है और इस HCl के सॉल्यूशन में मिक्स हो जाता है ना। अब देखिए यहाँ पर अभी जो H+ आयन है, ये तो हाइड्रोजन गैस की बात हुई कि जब वो इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, ये हम समझ गए, उसका हो जाएगा क्या? ऑक्सीडेशन। अब इसके आगे की बात समझिए, इसी में हम ये देख सकते हैं
कि ये जो हमारा HCl है, HCl सॉल्यूशन 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन वाला, ये भी क्या है, ये भी तो इस प्लैटिनम के कांटेक्ट में है, ये सॉल्यूशन भी तो डायरेक्ट इस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में है। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होता क्या है, देखिए आपको पता है कि HCl को अगर हम ब्रेक करें तो ये किस में ब्रेक होगा, H प्लस प्लस Cl माइनस में। इसका मतलब इस सॉल्यूशन में बहुत सारे H प्लस आयन है ना। तो ये जब H प्लस आयन आपके इस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आते हैं, तो इनका प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आने पर क्या हो जाता है, रिडक्शन। और ये H प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेंगे, H2 गैस। हम इसको कुछ इस तरह से बैलेंस कर लेते हैं, H2 है तो यहाँ पे हम 2H लिख सकते हैं, इसे 2 इलेक्ट्रॉन लिख करके भी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो हाफ H2 लिख करके भी बैलेंस कर सकते हैं, इस तरह से भी बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये जो H प्लस है, जब वो आपके प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आया तो उसका हो गया रिडक्शन, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, H2 गैस में। तो वो H2 गैस वापस से इस यहाँ पे जो H2 गैस फिल की गई है उसमें जाकर के मिक्स हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रोड के अंदर, इस हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर ऑक्सीडेशन की फिनोमिना और रिडक्शन की फिनोमिना, दोनों ही फिनोमिना चल रही होती है। दोनों ही फिनोमिना अगर चल रही है तो इससे होगा क्या, हमें दिखाई क्या पड़ेगा, ऊपर से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऊपर से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितनी हाइड्रोजन गैस यहाँ से फिल की जा रही है उतनी ही हाइड्रोजन गैस, जितनी ही हाइड्रोजन गैस यहाँ से फिल की जा रही है उतनी ही हाइड्रोजन गैस ट्यूब में आपके मेंटेन रहती है ना, प्रेशर उतना ही मेंटेन रहता है। तो इससे ये मान लिया जाता है, इससे ये मान लिया जाता है कि यहाँ पे जब दोनों फिनोमिना चल रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की फिनोमिना चल रही है, तो यहाँ पे ये असाइन कर दिया जाता है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इसके लिए ई नॉट सेल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। याद रखिएगा, 0 असाइन किया गया है, 0 एग्जैक्टली होता नहीं है, इसके लिए ई नॉट सेल की वैल्यू 0 होती नहीं है, 0 असाइन की गई है। ठीक है, क्योंकि दोनों फिनोमिना हो रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ई नॉट सेल की वैल्यू होगी ही होगी, कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता ही है, इसका एग्जैक्ट 0 नहीं होता। पर यह है कि ये जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसके लिए ई नॉट सेल की वैल्यू क्या की गई है, 0 असाइन की गई है। ठीक है, तो ये इसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है और कुछ इसके अंदर इस तरह से फंक्शन चल रहा होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चल रहा होता है, हाइड्रोजन गैस H प्लस आयन में कन्वर्ट होता रहता है और H प्लस आयन इसके अंदर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर फंक्शन चल रहा होता है। और इस जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसके लिए ई नॉट सेल कितना असाइन किया गया है, ई नॉट सेल असाइन किया गया है 0। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के स्ट्रक्चर और फंक्शन की। अब सवाल ये उठता है जो कि हमारा सेकंड सब टॉपिक भी है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया ही क्यों, इसकी हमें जरूरत क्या थी, क्यों इस कॉन्सेप्ट को कंसीडर किया गया, क्यों इसके लिए ई नॉट सेल की वैल्यू 0 असाइन की गई, क्यों बनाया गया इस इलेक्ट्रोड का, इसका क्या रोल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, है ना। तो अब हम इस बात को समझेंगे और यही हमारा सेकंड सब टॉपिक है। चलिए समझते हैं। उसको समझने के लिए हमें कंसीडर करना होगा गैल्वेनिक सेल को, इसके एप्लीकेशन को, इसके रोल को समझने के लिए हमें कंसीडर करना होगा गैल्वेनिक सेल को। और चलिए गैल्वेनिक सेल में हम एग्जांपल ले लेते हैं डैनियल सेल का। डैनियल सेल में हम लोगों ने देखा था, डैनियल सेल हमारा एक ऐसा गैल्वेनिक सेल है जिसमें आपका ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिंक का होता है ना। अगर इधर के हाफ सेल में देखें, लेफ्ट साइड के हाफ सेल में देखें तो वहां पर आपने देखा था, आप लोगों को याद ही होगा, अभी रिसेंट में आपने पढ़ा है कि जो हमारा डैनियल सेल होता है उस पे जो हमारा लेफ्ट साइड वाला हाफ सेल होता है, मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगी यहाँ पे, बस एक आउटलाइन लेकर के समझ लेते हैं, मेन तो हमारा ये है ना। चलिए, तो अगर हम उस पे देखें, मतलब आपके डैनियल सेल में देखें तो उस पे लेफ्ट साइड पे क्या होता है, लेफ्ट साइड वाले हाफ सेल को अगर हम देखें तो इस तरफ आपने देखा था यहाँ पे जिंक का क्या होता है, यहाँ पे आपके जिंक का
ऑक्सीडेशन होता है ना, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है इधर लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे क्या होता है, राइट साइड पे आपके कॉपर का क्या होता है, राइट साइड पे आपके कॉपर का होता है रिडक्शन, है ना। इधर के हाफ सेल में राइट साइड पे कॉपर का क्या होता है, रिडक्शन, है ना। और ये दोनों ही हाफ सेल आपस में कनेक्ट होते हैं सॉल्ट ब्रिज से, और यहाँ ऊपर लगा होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे इसके स्ट्रक्चर में, बस मोटा मोटा हमने देख लिया, मेन हमें इसके रोल को समझना है। तो ऐसा स्ट्रक्चर था हमारे डैनियल सेल का। ठीक, अच्छा अब आते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट में। डैनियल सेल में क्या होता था कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में जो भी ई नॉट सेल की वैल्यू आती थी, जो भी ई नॉट सेल की वैल्यू आती थी, वो ई नॉट सेल की वैल्यू किसकी होती थी, मतलब वो किसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वो किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, बताइए। वो जिंक का होता है या कॉपर का होता है या दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि जो गैल्वेनोमीटर में जो ई नॉट सेल की वैल्यू आती है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वहां पर, वो क्या होता है, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, किसका, जिंक का और कॉपर का, है ना। लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड का और राइट वाले इलेक्ट्रोड का, दोनों के बीच का वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो यहाँ गैल्वेनोमीटर में रिकॉर्ड होता है ना। जो यहाँ गैल्वेनोमीटर में रिकॉर्ड होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, दोनों ही तरफ के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जिंक कॉपर ही नहीं, आप किसी भी गैल्वेनिक सेल को, किसी भी मेटल्स से बने हुए गैल्वेनिक सेल को उठा करके देख लीजिए, वहां पे जो जी में, गैल्वेनोमीटर में जो भी वैल्यूज आती है ई नॉट सेल की, वो एक्चुअल में किसकी वैल्यू होती है, वो दोनों ही, हमारे दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो यहाँ पे रिकॉर्ड होता है ना। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसके आगे समझिए। अब इसके आगे की बात ये है कि गैल्वेनोमीटर में यहाँ पर जो भी ई नॉट सेल की वैल्यू आती है, वो तो दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लेकिन बाई चांस अगर हमें रिक्वायरमेंट पड़ जाए, हमें ये जानना हो, आपको जानना हो, हमें जानना हो कि हमें ये जानना हो कि नहीं पर्टिकुलर जिंक का ई नॉट सेल क्या होगा, तो क्या हम गैल्वेनोमीटर पे निकाल पाएंगे, नहीं, वो तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है ना। लेकिन अगर हमें पर्टिकुलरली जिंक का जानना हो तो कैसे जाने, या पर्टिकुलरली इधर वाले का कॉपर का हमें जानना हो, डैनियल सेल में ही मान ले हमें पर्टिकुलर जिंक का अलग से जानना हो, पर्टिकुलर हमें कॉपर का अलग से जानना हो, तो उस केस में हम कैसे यहाँ पे निकाल पाएंगे ई नॉट सेल की वैल्यू, नहीं निकाल पाएंगे ना। तो उसी कंडीशन में पिक्चर में लाया गया एक नया कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, जिसका कि ई नॉट सेल कितना असाइन कर लिया गया है, 0 असाइन कर लिया गया है। समझ रहे हैं, इसका ई नॉट सेल क्या किया गया, 0 असाइन कर लिया गया। इसका ई नॉट सेल 0 असाइन कर लिया गया है, तो क्या इसका यूज करके हम पर्टिकुलर जिंक या पर्टिकुलर कॉपर का ई नॉट सेल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। जैसे मुझे यहाँ गैल्वेनोमीटर में मुझे पता है कि दोनों के बीच का, जिंक का और कॉपर का, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आता है, लेकिन मुझे पर्टिकुलर जिंक का जानना था, तो मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपर को हटा दिया। ठीक है, मैं ही क्यों, कोई भी जानना चाहेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ से कॉपर को हटा देगा, कॉपर को हटाएगा, कॉपर वाले हाफ सेल को हटाएगा, और उसकी जगह ले जा करके इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यहाँ पर लगा देगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यहाँ पर लगा देगा, शी को लगा देगा। ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड को हटा करके उसकी जगह किसको लगा देगा, शी को लगा देगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगा देगा। अब जब किसी को जिंक का जानना हो, वहां पर कॉपर हटा दे और शी को लगा दे, तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये, इसका तो ई नॉट सेल 0 रहेगा, है ना, इसका शी का तो ई नॉट सेल 0 रहेगा, 0 असाइन किया गया है। तो अब जो ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी यहाँ पर गैल्वेनोमीटर पे,
वो पूरी तरह से किसकी वजह से होगी, वो किसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, वो होगा हमारे जिंक का, है ना, वो होगा हमारे जिंक का। तो बेसिकली शी का जो कॉन्सेप्ट आया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट जो आया, वो इसलिए आया था, इस कॉन्सेप्ट को इसलिए लाया गया ताकि हम एक ऐसा रेफरेंस इलेक्ट्रोड बना सकें जिसका जिसका कि ई नॉट सेल जो हम क्या करें, जीरो असाइन कर लें, तो उसके रिस्पेक्ट में हम किसी पर्टिकुलर सिंगल इलेक्ट्रोड का जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर पे रिकॉर्ड कर सकें। इस वजह से शी का कॉन्सेप्ट लाया गया था। आई थिंक, मुझे लगता है अब आपको बात क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल और दे देती हूँ शॉर्टकट में। अब जैसे मान लीजिए मुझे डैनियल सेल था, ये जिंक था, ये कॉपर था, ठीक है। अब मुझे इसका जानना है, किसका जानना है, जिंक का जानना है। सॉरी, जिंक का तो हम जान चुके हैं, हमें कॉपर का जानना है। तो कॉपर का जानना होगा तो हम क्या करेंगे, कॉपर का जानना होगा तो हम यहाँ से जिंक को हटाएंगे, जिंक इलेक्ट्रोड हटा देंगे पूरा, और उसकी जगह ले जा करके इसको लगा देंगे। किसको लगा देंगे, शी को लगा देंगे। तो अब क्या होगा, ई नॉट सेल इधर जीरो हो जाएगा, ई नॉट सेल इधर जीरो हो जाएगा। तो अब जो गैल्वेनोमीटर में जो भी ई नॉट सेल रिकॉर्ड होगा वो पूरी तरह से किसका होगा, वो होगा हमारे कॉपर का, है ना। वो कॉपर के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब हमें वहां गैल्वेनोमीटर पे रिकॉर्ड होगा, या वहां पर हमें मिलेगा। आई थिंक आपको सेकेंड सब टॉपिक यानी कि शी की क्या नीड है, क्या रोल है इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आएंगे हम हमारे थर्ड सब टॉपिक में, मतलब थर्ड सब टॉपिक में अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और एग्जाम्पल को। देखिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा ये है कि जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने कॉपर का निकालने के लिए इस तरह से बनाया कि इधर हमने क्या लगा दिया, जिंक को रिमूव कर दिया और जिंक की जगह पर शी लगा दिया, कॉपर की जगह पर तो कॉपर है ही। मान लीजिए हमें इसके लिए ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो किस तरह से फॉर्मूले का यूज करके ई नॉट सेल की वैल्यू को कंप्लीट करेंगे, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ई नॉट सेल की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब हम क्या करेंगे, इधर शी लगा देंगे जिंक हटा करके, तो क्या होगा, तब क्या होगा, ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई कैथोड ई सी नॉट माइनस ई ए नॉट, है ना, ई ए नॉट यही होता है। बस हमें ई सी और ई ए पता हो तो हम ई नॉट सेल निकाल सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमें पता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिस्कस किया है। वहां पर हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसके लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वो कितना होता है, 0 वोल्ट होता है ना। और कॉपर का हम लोगों ने क्या देखा था, कॉपर का हमने देखा था कि कॉपर के लिए जो होता है हमारा वो ई नॉट सेल यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.34 वोल्ट होती है ना, ये होती है, ठीक। तो इन दोनों वैल्यू को देख के हमें क्या पता चल रहा है, दोनों में कौन सा मोर पॉजिटिव है, ये वाला मोर पॉजिटिव है, तो यानी कि कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन, और कॉपर किसके जैसे बिहेव करेगा, कैथोड के जैसे, है ना। और बचा क्या, ये हाइड्रोजन, तो ये किसके जैसे बिहेव करेगा, एनोड के जैसे, सही है, ठीक। आइए फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं। ई सी नॉट की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, 0.34 दिया है, माइनस ई ए नॉट की वैल्यू कितना है, 0 है। तो इस केस में अभी जो ई नॉट सेल की वैल्यू हमें मिलेगी वो कितना मिलेगी, 0.34 वोल्ट मिलेगी, है ना। तो 0.34 वोल्ट का क्या मतलब है, मतलब आपके कॉपर के बराबर ही तो आया, है ना। तो इसका मतलब जब हम शी को लगा देते हैं तो जो भी गैल्वेनोमीटर में जो भी ई नॉट सेल की जो भी वैल्यू रिकॉर्ड होती है वो किसकी होगी, वो पूरी तरह से कॉपर की ही होगी, है ना। तो इस तरह से हम इसको इसी चीज को जो है इस तरह से कैलकुलेट करके भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।